नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैदान जी के एक्सप्लेन चैनल पे, जहां हम हर विषय को सरल, आसान और डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक पोषण यानी न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, भोजन के मुख्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं जल और विटामिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पूरा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक के आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पोषण क्या होता है? देखिए दोस्तों, पोषण एंड न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, मनुष्य, पशु या फिर पेड़ पौधा, ठीक है, भोजन से ऊर्जा, विकास और शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, यानी पोषण के अंतर्गत जो है ना, कोई भी जीव, मनुष्य हो, पशु हो या कोई पेड़ पौधा हो, ठीक है, भोजन से ऊर्जा, विकास और शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना, पचाना, उसमें से ऊर्जा व पोषक तत्व लेना और उन्हें शरीर में उपयोग करना, यही पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पोषण के बिना जीवन असंभव है। ठीक है, यानी पोषण के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, यह हमें ताकत, रोगों से लड़ने की क्षमता और शरीर के अंगों के सही से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, यानी पोषण जो है ना दोस्तों, हमें ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और शरीर के अंगों के सही से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, पौधे, जानवर और मनुष्य सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, पर सबके तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी पोषण लेने के सभी के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषण और परपोषण। ठीक है, स्वयं पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या स्वयं पोषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सरल अकार्बनिक को जटिल कार्बनिक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परपोषण। देखिए दोस्तों, परपोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे जीवों को भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है ना 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, और ये परपोषण जो है ना दोस्तों, ये निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन से? पूर्णपोषी परपोषण, ठीक है, मृतोपजीवी परपोषण और परजीवी परपोषण। ठीक है, चलिए इनके बारे में समझते हैं क्या-क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णपोषी परपोषण जो है ना, इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी पूर्ण पोषी पोषण में जो है ना, पोषण में जो जटिल यौगिक होते हैं ना, उनको एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य, हिरन, बाघ, खरगोश, पक्षी, मछली आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? ये पूर्ण पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है दोस्तों, जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, सेकंड आता है मृतोपजीवी परपोषण। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मृत एवं सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी मृतोपजीवी परपोषण में जो ना दोस्तों, जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एवं फंगस को शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं परजीवी परपोषण। ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीव के ऊपर या भीतर रहकर उसके शरीर से पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जोंक, जूं, पित्ताकृमि और अमरबेल। ठीक है, यह दोस्तों हमारे पैर पे जोंक चिपक जाती है तो ये हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, जूं जूं जो है सो हमारे सर में हो जाती है तो हमारे शरीर से हमारा खून चूसती है, तो ये क्या करती है? पोषण लेती है। ठीक है, पित्ताकृमि क्या होता है दोस्तों? जैसे पेट में जून हो जाते हैं और जून को ही पित्ताकृमि बोलते हैं, तो ये क्या होती है? हमारे शरीर से ही न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आहार के आधार पर पोषण 3 प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे हाथी, गाय, खरगोश और हिरन।
तो दोस्तों ये क्या है, ये शाकाहारी है क्योंकि ये अपना भोजन जो है ना पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। मांसाहारी, मांसाहारी क्या होता है दोस्तों, ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया और लोमड़ी। तो दोस्तों ये क्या है, मांसाहारी है क्योंकि ये अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं। ठीक है। सर्वाहारी, सर्वाहारी क्या होता है, ऐसे सर्वभक्षी जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ मांस का भी सेवन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, जंगली सुअर और भालू। तो दोस्तों ये क्या है, ये सर्वाहारी है क्योंकि ये अपना भोजन पौधों के साथ साथ मांस से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए दोस्तों, मनुष्य को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिनमें लगभग 40 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब कि हम जो खाना खाते हैं ना, हम जो भोजन लेते हैं, इस भोजन में 40 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें से मुख्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं जल और विटामिन शामिल होते हैं। ठीक है। यानी जो हम भोजन लेते हैं ना, इस भोजन में 40 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। और उनमें से मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं जल और विटामिन। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक यौगिक है। ठीक है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है। ये जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, उन तत्वों में से एक है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जीव का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये कोशिकाओं की क्रियाओं और शरीर की गतिविधियों के लिए तुरंत ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। मानव आहार में लगभग 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो आहार से हमें ऊर्जा मिलती है ना, उसमें से 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। ठीक है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को उसकी संरचना और शर्करा अणुओं की संख्या के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। आइए दोस्तों मोनोसैकेराइड, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई होती है। ठीक है। यानी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई होती है। ठीक है। इनमें केवल एक शर्करा इकाई यानी शुगर यूनिट होती है। ठीक है। यानी मोनोसैकेराइड में एक शर्करा इकाई होती है यानी शुगर यूनिट होती है। ठीक है। इन्हें छोटे अणु में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। यानी मोनोसैकेराइड को छोटे अणु में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो दोस्तों ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है। चलिए दोस्तों ग्लूकोज के बारे में समझते हैं, जिसे ब्लड शुगर या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों यह है कहाँ पाया जाता है, ये ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, तो अंगूर, सेब, आम, केले, तरबूज जैसे ताजे फलों में पाया जाता है। ठीक है। गन्ने और शहद में पाया जाता है। सब्जियों के रस, गाजर, चुकंदर में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। स्टार्च यानी चावल, आलू, गेहूं, मक्का के पाचन से। ठीक है। यानी आलू, चावल, गेहूं, मक्का, इस पे पाचन से स्टार्च में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों फ्रुक्टोज, इसके बारे में समझते हैं। फ्रुक्टोज को दोस्तों फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है। दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है, पके हुए फलों में, सेब, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, आम और संतरा, इनमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है। शहद में पाया जाता है, लेकिन शहद में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। ठीक है। कुछ सब्जियों में जैसे गाजर, चुकंदर आदि में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गिलैक्टोज। गिलैक्टोज दोस्तों कहाँ पाया जाता है, दूध और दूध से बने पदार्थ। ठीक है। जो दूध होता है, दूध से बने जो पदार्थ होते हैं ना, उनमें गिलैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। लैक्टोज के रूप में। ठीक है। यानी लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है। लैक्टोज के पाचन पर गिलैक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है। यानी लैक्टोज के पाचन पर गिलैक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है। कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कोशिका झिल्ली में ग्लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोनोसैकेराइड के उदाहरण। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों डाइसैकेराइड के बारे में समझते हैं। डाइसैकेराइड क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, दो मोनोसैकेराइड आपस में जोड़कर डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है। यानी दो मोनोसैकेराइड आपस में जब जोड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनते हैं। ठीक है। पानी की सहायता से डाइसैकेराइड तोड़कर दो मोनोसैकेराइड में बदलते हैं। ठीक है। यानी पानी की सहायता से
डाइसैकेराइड तोड़कर 2 मोनोसैकेराइड में बदलते हैं, ठीक है। और दोस्तों यह प्रक्रिया एंजाइम द्वारा होती है, ठीक है। और दोस्तों डाइसैकेराइड के उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। देखिए दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो मिलकर क्या बनाते हैं, तो सुक्रोज बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो सुक्रोज बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों आपस में जब मिलते हैं तो माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज और लैक्टोज ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो दोस्तों सुक्रोज टेबल शुगर कहाँ पाया जाता है, तो गन्ने के रस में पाया जाता है, ठीक है, चुकंदर में पाया जाता है, खजूर और नारियल का रस इनमें सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। पके हुए फल जैसे आम, अनानास, संतरा इनमें सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। गाजर, शलजम जैसी कुछ सब्जियां, ठीक है, इनमें भी सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं माल्टोज, जिसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, माल्टोज यानी माल्ट शुगर कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये अंकुरित अनाज जैसे जो गेहूं, बाजरा आदि में माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। माल्ट से बने पेय पदार्थ, ठीक है, यानी माल्ट से बने पेय पदार्थ जैसे बियर, माल्टेड मिल्क, माल्टेड शेक, तो इनमें दोस्तों क्या पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लैक्टोज यानी मिल्क शुगर कहाँ पाया जाता है, तो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट के दूध में, ठीक है। यानी गाय, भैंस और बकरी का जो दूध होता है दोस्तों इनमें लैक्टोज यानी मिल्क शुगर पाया जाता है, ठीक है। दही, पनीर, छाछ, मक्खन, चीज आदि सभी दूध उत्पादों में, ये दूध से बने जो उत्पाद होते हैं ना उनमें सब में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों पॉलीसैकेराइड इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए दोस्तों पॉलीसैकेराइड में अनेक सैकड़ों से हजारों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जुड़ी होती है, ठीक है। यानी पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ जुड़ी होती है जिनकी संख्या सैकड़ों से हजारों में होती है, ठीक है। और दोस्तों पॉलीसैकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड को जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों पॉलीसैकेराइड का मुख्य कार्य है ऊर्जा संग्रहण और कोशिका संरचना निर्माण में होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का मुख्य कार्य ऊर्जा संग्रहण और कोशिका संरचना निर्माण में होता है, ठीक है। और दोस्तों पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्टार्च। स्टार्च दोस्तों कहाँ पाया जाता है, बीजों और कंदों में, ठीक है। जो बीज होते हैं और कंद होते हैं उनमें मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। आलू, शकरकंद और अरबी, ठीक है, इनमें भी स्टार्च पाया जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ठीक है, इनमें स्टार्च होता है, ठीक है। और जो दालें होती है ना जैसे चना, मसूर, राजमा आदि इनमें भी स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और कच्चे केले, ठीक है, कच्चे केले जो होते हैं ना इनमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, यकृत और मांसपेशियों में, ठीक है, यानी लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है। कवक और बैक्टीरिया में भी ऊर्जा भंडारण के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। यानी जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना तो ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेलुलोज। देखिए दोस्तों सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सभी हरे पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में, ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है। कपास के रेशे लगभग शुद्ध सेलुलोज के होते हैं, ठीक है। ये जो कपास होता है ना, कपास के जो रेशे होते हैं ना वे लगभग शुद्ध सेलुलोज के ही होते हैं, ठीक है। लकड़ी, तिनके, पत्तियों और तनों में सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यह पौधों को शक्ति और संरचना देता है सेलुलोज, ठीक है। परंतु मनुष्य इसे पचा नहीं सकते, ठीक है, यानी मनुष्य जो है ना सेलुलोज को पचा नहीं सकते, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं काइटिन, ठीक है। काइटिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कीटों के बाह्य कंकाल में, जो कीट होते हैं उनके जो बाह्य कंकाल होते हैं ना उनमें काइटिन पाया जाता है, ठीक है। जैसे मकड़ी हुआ, केकड़ा, झींगा, झींगा मछली हुई, शंख, सीपी के खोल में, ठीक है, ये जो होते हैं ना दोस्तों इनमें बाह्य कंकाल होता है, तो बाह्य कंकाल दोस्तों काइटिन का बना होता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति में जो कवक होते हैं ना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और दोस्तों ये है नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है जो कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी पॉलीसैकेराइड जो है ना दोस्तों नाइट्रोजन युक्त होता है जो कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आइए दोस्तों वसा के बारे में पढ़ते हैं, वसा क्या होते हैं।
ठीक है, देखिए दोस्तों, वसा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्लोर ने 1943 में किया। ठीक है, यानी वसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्लोर ने 1943 में किया था। ठीक है, और दोस्तों ब्लोर को जो है ना आधुनिक जैव रसायन का पिता कहते हैं। ठीक है, वसा का निर्माण फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल से होता है। ठीक है, नहीं वसा जो है ना, वसा का जो निर्माण होता है ना, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से होता है। ठीक है, वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा अम्ल के संयोग से बनते हैं। ठीक है, वसा जो है ना, वसा के जो अणु है ना, वो ग्लिसरॉल तथा अम्ल के संयोग से बनते हैं। ठीक है, और दोस्तों वसा मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ठीक है, वसा शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यानी वसा जो है ना हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी वसा 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं वसा के प्रकार। वसा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, रासायनिक संरचना के आधार पर वसा के 3 प्रकार होते हैं: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। ठीक है, देखिए दोस्तों, संतृप्त वसा क्या होते हैं? वह वसा जिनके फैटी एसिड श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, यानी संतृप्त वसा जो होती है ना दोस्तों, इनके फैटी एसिड श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, और दोस्तों संतृप्त वसा जो है ना कमरे के तापमान पर ठोस रूप में रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों संतृप्त वसा का अधिक सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे घी, मक्खन, मलाई, पनीर, नारियल तेल, पाम ऑयल और लाल मांस। तो दोस्तों इनमें क्या होते हैं? इनमें असंतृप्त वसा होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं असंतृप्त वसा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वसा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। ठीक है, नहीं असंतृप्त वसा जो है ना दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। ठीक है, और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी असंतृप्त वसा जो है ना दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, बादाम और काजू। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं ट्रांस वसा। ठीक है, ट्रांस वसा दोस्तों क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो है ना ट्रांस वसा कृत्रिम रूप से बनाए गए वसा है। ठीक है, ट्रांस वसा को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, जिन्हें हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी ट्रांस वसा को हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ट्रांस वसा जो है ना कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ट्रांस वसा जो है ना खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। ठीक है, यानी ट्रांस वसा खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, जैसे पेस्ट्री, बिस्किट, नमकीन, डिब्बाबंद और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये डिब्बाबंद और पैक किए हुए जो खाद्य पदार्थ आते हैं ना, उनमें ट्रांस वसा होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ट्रांस वसा से क्या हानि होती है? ट्रांस वसा हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे का प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी ट्रांस वसा से हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है और मोटापे का प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं वसा के कार्य। वसा के क्या क्या कार्य है? देखिए दोस्तों, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है, यानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं ना उनकी सुरक्षा करना वसा के कार्य है। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करना वसा के कार्य है। ठीक है, वसा घुलनशील विटामिन विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नहीं वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ना, उनमें विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? देखिए दोस्तों, प्रोटीन शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है दोस्तों हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, यह अमीनो एसिड नामक छोटे-छोटे यौगिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है ना दोस्तों अमीनो एसिड नाम के छोटे-छोटे यौगिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसे अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह हमारे मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में मदद करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है ना दोस्तों हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में मदद करता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रोटीन के कार्य हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं? शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है ना दोस्तों हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं ना, उनका निर्माण और मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी बनाने में मदद करना। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है दोस्तों एंजाइम, हार्मोन्स और एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ठीक है, और दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है।
ठीक है। नहीं, जो रक्त है ना दोस्तों, हमारा रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो भी प्रोटीन है। ठीक है। बच्चों और किशोरों के विकास में विशेष भूमिका, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो विकास होता है ना, उनमें प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। ठीक है। मांसपेशियों की मजबूती और ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। मांसपेशियों को जो मजबूती ऊर्जा जो देता है ना, वो प्रोटीन का कार्य है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रोटीन को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, संपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है। देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रोटीन क्या होते हैं? जिनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे अंडा, दूध, मछली, चिकन और सोया। ठीक है। दोस्तों ये क्या है? ये संपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है। अपूर्ण प्रोटीन क्या है? जिनमें कुछ अमीनो एसिड की कमी होती है। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रोटीन बोलते हैं, जैसे दालें, अनाज, मेवे, बीज। ठीक है। हमारे इस आहार में प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, दूध, दूध उत्पादक, पनीर, दही, छाछ। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? ये प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है। अंडा, मछली, चिकन। ठीक है। दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, इनसे दोस्तों हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। मूंगफली, बादाम, काजू और कद्दू के बीज। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रोटीन की कमी के लक्षण। ठीक है। यानी प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। हमारे शरीर को दोस्तों प्रोटीन ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी। ठीक है। पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन ना मिलेगा तो क्या होगा? मांसपेशियों की कमजोरी हो जाएगी। ठीक है। बाल झड़ना, ठीक है, बाल झड़ने लगेंगे। ठीक है। घाव देर से भरना, घाव जो होता है ना, जो चोट पीड़ रही है तो देर से भरने लगेंगे। ठीक है। प्रोटीन की कमी की वजह से। ठीक है। बार बार संक्रमण होना, यानी बार बार इन्फेक्शन होना। हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन की कमी होगी तो बार बार इन्फेक्शन होगा। ठीक है। बच्चों में विकास रुकना, ठीक है, प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चों में विकास रुक जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पानी और ऑक्सीजन। ठीक है। हमारे शरीर के लिए दोस्तों जितना पानी ऑक्सीजन ज़रूरी होता है ना, उतना प्रोटीन भी ज़रूरी होता है। ठीक है। दोस्तों हमें अपने आहार में प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। ठीक है। आइए दोस्तों खनिज एवं जल के बारे में पढ़ते हैं। खनिज एवं जल क्या होते हैं? ठीक है। देखिए दोस्तों, खनिज क्या है? खनिज दोस्तों हमारे शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है। यानी खनिज जो है ना, शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है। और दोस्तों ये शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, यानी खनिज जो है ना ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन शरीर की संरचना और कार्यों को सही से बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। यानी खनिज जो है ना दोस्तों, हमें ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन शरीर की संरचना और कार्यों को सही से बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। हड्डियां, दांत, रक्त, मांसपेशियां और हार्मोन्स, इन सब में खनिजों की अहम भूमिका होती है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं खनिजों के कार्य। खनिज के क्या क्या कार्य है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। ठीक है। खनिज के कार्य है। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करना। ठीक है। थायराइड हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है। खनिज के कार्य है। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना। ठीक है। मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम का संतुलन बनाए रखना। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये खनिज के कार्य है। ठीक है। आइए दोस्तों जल के बारे में पढ़ते हैं। जल क्या होता है? देखिए दोस्तों, जल जीवन का आधार है। ठीक है। यानी जल जो है ना दोस्तों, हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग पानी से बना होता है। ठीक है। यानी हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, वो 60 से 70% पानी से बना होता है। ठीक है। यह पाचन, पोषक तत्वों के परिवहन, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। यानी जल जो है ना दोस्तों, पाचन, पोषक तत्वों के परिवहन, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। और दोस्तों पानी के बिना शरीर की कोई भी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो सकती। ठीक है। यानी पानी यानी जल के बिना हमारे शरीर की कोई भी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो सकती। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति को दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों पानी के स्रोत है स्वस्थ पीने का पानी, दूध, सूप और नारियल पानी। ठीक है। फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खीरा और संतरा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं खनिज और जल की कमी के लक्षण। ठीक है। यानी जब हमारी बॉडी में खनिज और जल की कमी होगी तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? देखिए, कमजोरी और थकान। ठीक है। कमजोरी और थकान होगी। मांसपेशियों में ऐंठन, एनीमिया, आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है। हड्डियां कमजोर होना। ठीक है। हड्डियां कमजोर होने लगेगी। ठीक है। डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, त्वचा का रूखापन। ठीक है। पानी की कमी की वजह से होता है। ठीक है। तो दोस्तों यह थे भोजन के मुख्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं जल। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव। तो दोस्तों पोषण क्या है?
पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन का सेवन करता है, पाचन करता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भोजन का सेवन, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण का प्रमुख आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण का प्रमुख आधार क्या है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों स्वयं कौन बनाते हैं अपना भोजन, पेड़ पौधे बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपोषी पोषण में जीव क्या करते हैं दोस्तों। परपोषी पोषण में जीव तो दोस्तों अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, परपोषी पोषण में जीव अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृतपोषी पोषण का उदाहरण कौन सा है। मृतपोषी या मृतोपजीवी पोषण का उदाहरण दोस्तों कवक है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो दोस्तों फ्रुक्टोज जो है ना, ये मोनोसैकेराइड है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों स्टार्च जो है ना, पॉलीसैकेराइड है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा का भंडारण किसके रूप में होता है। तो दोस्तों मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों वसा का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का उदाहरण है। तो दोस्तों जैतून का तेल जो है ना, ये असंतृप्त वसा का उदाहरण है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जैतून का तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक मात्रा में संतृप्त वसा के सेवन से किस रोग का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों अधिक मात्रा में संतृप्त वसा के सेवन से उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शरीर का बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन को जो है ना शरीर का बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर में पानी का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन करना। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना है। तो दोस्तों मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग 60 से 70% है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 60 से 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा तत्व है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत तत्व जल है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जल। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पोषण के आधार पर फुल डिटेल वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।